डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस यूजीसी नेट। एक प्रयास है जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं यूजीसी नेट में, और एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑलमोस्ट 3000, करीब 26 साइकिल में। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं पार्ट वाइज एनालाइज करने की, समझने की कि एक पर्टिकुलर थीम से किस रेंज के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल का नॉलेज रिक्वायर्ड है यूजीसी नेट के लिए। और ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने का, कि पहले समझें कि किस रेंज के क्वेश्चन आते हैं और आपको कहां तक नॉलेज चाहिए, फिर आप उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने खत्म किया था, जिसमें कि 2020 से 2018 के क्वेश्चन थे। ये पार्ट 2 में हम लोग 2011 से 2013 के क्वेश्चन ले रहे हैं, 6 साइकिल या 5 साइकिल के। उसमें आज जो थीम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स इसमें इंडियन पॉलिटी नहीं है, कुछ पार्ट मैंने लिया है जो एक डुप्लीकेसी हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो फाइनल जो थीम होगा वो इंडियन पॉलिटी का होगा। सो लेट अस बिगिन यूजीसी नेट थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस पार्ट 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये यूजफुल है यदि आप मेरे वो स्टूडेंट हैं जो पीजी की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं इस कमिंग मंथ्स में, तो आपके लिए ये बेहद उपयोगी वीडियो है। इसके अलावा यदि आप कोई भी सेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो भी ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले सिलेबस को गौर से फिर से देखिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और बीच में भी देखते रहिए। मैं यहाँ पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन जैसे आप देखिए कि यदि इन्होंने दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको कहते हैं जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका जिक्र है। यूपीएससी, उसका जिक्र है। ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जिसका जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बने हैं, जैसे सीवीसी, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और जिनका ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, ना ही किसी पार्लियामेंट के एक्ट से कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, ऐसे जो एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था और अभी नीति आयोग है। तो आपको इन सब में देखिए कि सीएजी के बारे में पढ़ना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। अब यदि इससे रिलेटेड कोई डीपर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे नेशनल कमिटी फॉर माइनॉरिटी के चेयरपर्सन होने की क्या एलिजिबिलिटी, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हर थीम को गौर से आपको पढ़ना है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। 2011 दिसंबर में फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था, जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड यूजीसी हुआ था, उसके पेपर को देख रहे हैं। सो दैट इज द ओल्डेस्ट पेपर विच यू कैन सी ऑफ यूजीसी नेट। इससे पहले का पेपर आपको नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो है एकदम एक लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। इसको आप इजी कैटेगरी में रखिए। कलर कोडिंग ध्यान रखिए, इसमें कलर कोड नहीं कर पाए क्योंकि इमेज है। तो ये ग्रीन जो है वो इजी है, वायलेट मीडियम एंड रेड टफ। रेड में भी दो कलर हैं, यदि मरून है तो टफ है लेकिन अरबिट नहीं है, और यदि रेड है तो वो अरबिट बकवास क्वेश्चन है। जहां मुझे कंफ्यूजन होगा मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, आप फर्दर रिसर्च कर लीजिएगा। जहां मुझे लगेगा कि इसकी ऑफिशियल आंसर पे भी डाउट है, वहां भी मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा। ये जो मैचिंग है ये बहुत आसान इसलिए है कि इस साइड में सारे रिट्स हैं। रिट क्या होते हैं? जब फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज होता है, आप कोर्ट को रिट पेटिशन दायर करते हैं। रिट एक काइंड ऑफ कमांड है, ऑथोरिटेटिव कमांड है कोर्ट का या हायर ऑफिस का लोअर ऑफिस या एग्जीक्यूटिव पे कि ये करो, वो रिट है। तो जो हैबिया कॉर्पस, इसमें केवल एक ही रिट छूट रहा है, वो है प्रोविजन का। अदरवाइज चारों रिट इसमें हैं। तो हैबिया कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब आपको कोई यदि जबरदस्ती सरकार ने यदि आपको डिटेंशन में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, तो आप हैबिया कॉर्पस कर सकते हैं। किसी ने किडनैप किसी को कर लिया, तब भी आप जो है हैबिया कॉर्पस कर सकते हैं।
तो ए का जो है अ, ये हो जाएगा कमांड टू प्रोड्यूस द बॉडी इन पर्सन। तो ए का टू, तो ए का टू से यदि आप देखेंगे तो ये है, आपने 50-50 गेम खेल लिया, ये खत्म हो गई। अब मांडुमस होता है वी कमांड, मतलब कि एग्जीक्यूटिव को यदि कहा कि तुम नाली साफ करवाओ, इंक्रोचमेंट हटाओ, तो मंडुमस है कि कमांड द कोर्ट कमांड द पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, जो आपको करना है वो कीजिए। तो सी का वन, तो सी का वन और इससे आपका जो है ये क्रैक हो जाता है, बाकी को मिला लीजिएगा। कुओ वारंटो बेसिकली जो है आपके औचित्य को पूछता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस आपने ऑक्युपाई कर रखा है किस अधिकार से। तो कुओ वारंटो जो है इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। मान लीजिए कोई सीबीआई डायरेक्टर है, उसके अगेंस्ट में कुओ वारंटो रीट होता है, तो कोर्ट पूछ सकती है कि भाई आप किस लीगल अधिकार से आप सीबीआई डायरेक्टर हो। एंड सर्ट्योरी एंड प्रोविजन जो है वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक तरह से कंट्रोल करती है। सर्ट्योरी में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्रोसीडिंग टू इंक्वायर, यहाँ डायरेक्टिव टू लोअर कोर्ट और जुडिशियल बॉडी नॉट टू एक्सीड इट्स लिमिट। यदि आप अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो हायर कोर्ट कह सकती है कि ठीक है ये मामला आप मुझे भेज दीजिए, ये भी सर्ट्योरी है। प्रोविजन में जो है आपके ऑर्डर पे रोक लगा सकती है, लाइक दैट। जुरिस्डिक्शनल है, दोनों चेक्स हैं, हायर का हायर अथॉरिटी या हायर कोर्ट का लोअर अथॉरिटी या लोअर कोर्ट पे। अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन तो इजी है, आप देख रहे हैं, मैचिंग गेम भी हम लोगों ने खेला। मैचिंग गेम अब आप समझ गए होंगे यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। सेकंड क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको टाइम का लगभग आइडिया चाहिए, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट हुए हैं। इसमें यदि देखें तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, साइमन कमीशन 1927 या 28 आप कह सकते हैं, कम्युनल अवार्ड जो मैकडोनल्ड ने जो दिया था प्राइम मिनिस्टर आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में, जिसमें कि दलितों को भी मुस्लिम के जैसा और सिख्स के जैसा उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी। तो इसमें देखें तो सबसे पहले साइमन कमीशन है, थ्री से पहले कोई नहीं है और एक ही ऑप्शन है जो 3 से शुरू होती है। इससे आसान क्या हो सकता है, तो आप जस्ट इसको देख सकते हैं कि हाउ इजी इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डज नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जैसा मैंने कहा कि जो भी कमीशन या कोई अथॉरिटी का जिक्र यदि कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। फाइनेंस कमीशन है 280 आर्टिकल में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना दी गई है। अब इसका आर्टिकल आप चेक कर लीजिएगा क्या है, शायद 343 या देख लीजिएगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों ही जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ना इवन कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी नहीं है। ये सिंपल कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बनी है, इवन किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है। इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्रिंसिपल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको मैरून से दिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? आपको पता है कि किसी भी मॉडर्न स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तीनों में जो है मॉन्टेस के प्रिंसिपल के अनुसार जो है सेपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी इंडिपेंडेंस किस से, क्या लेजिस्लेचर से या जुडिशरी से? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा बहुत लगता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर से। उसका कारण यह है कि दोनों ही अलग अलग डायरेक्टली चुने जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव अनलाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे इंडिया या ब्रिटेन में है, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट कह लीजिए जो सरकार चलाते हैं, सरकार वो पार्लियामेंट के पर डिपेंडेंट नहीं है अपने लेजिटिमेसी के लिए या जिंदा रहने के लिए। आपको पता है इंडिया में यदि लोअर हाउस जिस दिन चाहे उस दिन सरकार को गिरा सकती है, लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। उसकी जो लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर लीजिए, दोनों को मिलकर के जो है कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस नहीं गिरा सकती है, लोअर हाउस भी नहीं गिरा सकती है। इसलिए एक तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कही जा सकती है, मतलब प्रेसिडेंट को वहां पे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो प्रेसिडेंट रिलेटिवली ऑटोनोमस है फ्रॉम लेजिस्लेचर, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। Which of the following cases propounded the concept of basic structure of Indian Constitution? ये तो
इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, रन ऑफ द मिल क्वेश्चन। आपको पता है केशवानंदा भारती केस, यहाँ पे इन सब केसेस बारे में जानिए। गोलकनाथ केस जो है 19 कब आया था, 67 या चेक कर लीजिएगा, 67 या 71, आई एम डेट में कंफ्यूज कर रहा हूँ। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसमें कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट को अमेंड ही नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो उसमें जो जो अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल जो राइट है वो इतना सैक्रोसैंक्ट है कि वो अमेंडमेंट के दायरे में ही नहीं आता है। तो ये ऐसा जो रिजिड जो अप्रोच था वो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था। उसको बहुत लोग कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं कि आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर उसमें झगड़ा था। जो मिनर्वा मिल केस है 1980 में आया था, इसमें यह हुआ था कि जो केशवानंदा भारती केस में जो कुछ कंफ्यूजन रह गए थे बेसिक स्ट्रक्चर को, उसको यहाँ पे दूर किया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो मिनर्वा मिल केस है। और जो मनेका गांधी या मेनका गांधी केस जो है वो ड्यू प्रोसेस की जो डॉक्ट्राइन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, वो यहाँ पे स्टैब्लिश होती है। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले ये था कि इंडियन जुडिशरी, जैसे एक आर्टिकल 21 के केस में आया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि उसमें यह था कि केवल जो है स्टेट इस फंडामेंटल राइट को तभी आपको छीन सकती है एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो लॉ में प्रोसीजर है उसके तहत ही किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को का हनन स्टेट कर सकती है। लेकिन इस केस के थ्रू कोर्ट उस टेरिटरी में चली गई कि नॉट ओनली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट लॉ का भी इंटेंट पे हम जाएंगे, उसकी भी वैल्यू पे जाएंगे जजमेंट पे, कि क्या ये लॉ होना चाहिए। कहीं जो ये लॉ बन रहा है उसका जो इसेंस है या जो उसके पीछे वैल्यूज हैं, क्या वो पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ को कहीं इंटरफेयर तो नहीं करता। यदि करता है तो उसको भी हम स्ट्रक कर देंगे। उसको ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन कहा गया, जो अमेरिका में बहुत ही डीप इंटरेस्ट उस समय तक हो चुका था। तो वो मेनका गांधी केस से आया। ये भी जो है इजी आप कैटेगरी में रख सकते हैं। ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है जो कि आज़ादी के पहले हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले आप लीजिए इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, या उससे पहले 1861 का। तो खैर, आप अच्छा रहेगा कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म से हम गेम खेलें, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोरेट आई थी, तो हो सकता है कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोरेट, क्योंकि यहीं से जो है मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में वो सिख एंड कुछ और कम्युनिटी को दिया गया, और 1935 आते आते बहुत सारे और कम्युनिटीज को भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। तो सी का 4 जो है 3 है, इससे तो बात बनी नहीं, केवल एक आपका जो है मीट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायरची जो है प्रोविंसेस में आया। डायरची क्या था, ये डुएल गवर्नमेंट था। प्रोविंसेस आपको पता है, जैसे अभी इसको स्टेट कहते हैं, उस समय ब्रिटिश इंडिया में वो उसको प्रोविंस बोलते थे, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। तो प्रोविंस में डायरची का मतलब ये था कि दो गवर्नमेंट जो है दो टाइप के मिनिस्टर होंगे। एक, कुछ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर वो डायरेक्टली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के। अब डायरेक्टली इलेक्टेड भी उस समय में तो बहुत कम लोगों को फ्रेंचाइज राइट था, 11-12% कर लीजिए तो, लेकिन फिर भी डायरेक्टली इलेक्टेड जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें से कुछ लोग जो है मिनिस्टर बनेंगे, जैसे अभी होता है। और कुछ सब्जेक्ट के मिनिस्टर जो हैं वो जो गवर्नर है स्टेट का, उसके जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो नॉमिनेटेड होता था, उसके मिनिस्टर होंगे। तो ये डायरची था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लाया गया था। ए का 2, तो ए का 2 और सी का 4, तो हमारा इस 2 से जो है ये क्रैक हो जाता है। बाकी को मैच कर लीजिएगा। बाकी यदि मैच कीजिए तो बी का 1 हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी, वही जो प्रोविंसेस थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट जो है सेंटर से ऑटोनोमस हो गया, एक फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया, जिसको कि बाद में हम लोगों ने बनाए रखा। तो चौथा क्या बच गया, डी का 3, इंडियन काउंसिल एक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द प्रोविंसेस। तो इस एक्ट के थ्रू जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया। और जो एक और आई थी 1892, उससे उसका जो मेंबरशिप जो है बढ़ाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसमें इलेक्टेड मेंबर की मेजोरिटी की गेन, लाइक दैट।
तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आपको जानना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपके जस्ट रिवीजन के लिए अपने ही गाइड से कॉपी पेस्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या है, ये सबको रट लीजिए या समझ लीजिए, जस्ट कॉपी पेस्ट है मेरे गाइड से। अब हम लोग आ गए हैं जून 2012 पेपर 2। First question 40 number which pertains to constitution. Which one of the following article of the constitution empowers parliament to create an all India service? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए, इसको इजी भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है, कुछ लोगों को याद ना हो तो। आर्टिकल 312 जिसको मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया, उसके पार्ट को यहाँ डॉट डॉट का मतलब है इसका बीच का पार्ट लिया है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है, यदि वो 2/3 मेजोरिटी से, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब कि यदि मान लीजिए कि राज्यसभा का टोटल 250 मेंबर हैं और किसी दिन केवल 100 मेंबर प्रेजेंट हैं, तो उसमें से यदि 67 ने कर दिया तो ये पास हो जाएगी। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग यदि रिजोल्यूशन पास कर दे कि एक पर्टिकुलर ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, जैसे इंडियन जुडिशियल सर्विस, तो पार्लियामेंट जो है बाय लॉ न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विस होता क्या है। इसको AIS कह लीजिए। इंडिया में केवल 3 ही ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। इसको इंडियन फॉरेन सर्विस अलग करने के लिए IFOS कह सकते हैं। ये 3 है। चौथा जो है इंडियन जुडिशियल सर्विस अभी तक हो नहीं पाया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। ऑल इंडिया सर्विस एक यूनिक स्ट्रक्चर है इनका मैनेजमेंट का, कि ये हैं तो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, उनके कैडर को, उनका प्रमोशन, उनकी, लेकिन ये काम जो है अधिकतर पूरे लाइफ लॉन्ग, एक्सेप्ट सम सेंट्रल डेपुटेशन, जबकि वो सेंटर में आते हैं, वो स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अब ये एक अजीब सी बात है, इसको कई स्टेट जो है अपने ऑटोनॉमी पे हस्तक्षेप मानते हैं। उनका मानना है कि जैसे गवर्नर एजेंट की तरह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसी तरह ये जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर भी सेंटर के ऑफिसर के तौर पे स्टेट में काम करते हैं। और आपको पता है कि IAS IPS जो है वही स्टेट गवर्नमेंट के टॉप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको कभी भी सेंटर बुला सकती है, कई जगह उसको पोस्ट कर सकती है, उन पे कोई डिसिप्लिन एक्शन ले सकती है। तो उनके थ्रू जो है सेंटर का स्टेट पर एक तरह से उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी दखल हो जाता है। ये फेडरलिज्म को कई लोग जो है कहते हैं कि ये ऑल इंडिया सर्विस का कॉन्सेप्ट काटता है। ये ब्रिटिश काल की बात है जिसको कि इंडिया में बनाए रखा गया। इस पे अब काफी अभी क्वेश्चन और इस पे डिबेट अभी होती है। आपको पता है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के टाइम में जब हुआ तो आपने देखा हो विवाद। अभी भी जो है पंजाब में प्रधानमंत्री जब गए थे तो वहां भी विवाद हुआ था। तो ये होता है, मतलब सेंटर आप हैं, आपके रोल पे जो ऑफिसर हैं जिनको कैडर आप मैनेज करते हैं वो स्टेट के लिए काम करते हैं और स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, और आपका उन पर पूरा अधिकार है। तो एक तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सेंटर का अधिकार हो जाता है। क्या ये फेडरलिज्म के लिए अच्छा है, नहीं है, इस पे विवाद हो सकता है। ये ऑल इंडिया सर्विस है, आर्टिकल 312। यहाँ पे आर्टिकल 311 को भी आप याद कर लीजिए, जो कि जो जितनी ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सर्वेंट्स को कहते हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि उनका बिना सुने हुए, उनका बिना पक्ष जाने हुए और बिना एक ड्यू पूरे इंक्वायरी के उनको ना तो सर्विस से निकाला जा सकता है और ना ही उन पर कोई जो है कार्रवाई की जा सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ये जो गारंटी है 311, ये भी विवाद का विषय बन गया है कि क्या सिविल सर्वेंट को इतना वाइड जो है फंडामेंटल राइट जैसा मिलना चाहिए जो आर्टिकल 311 से मिला है, कहीं उससे वो ये तो नहीं हो गए हैं, कंप्लेसेंट तो नहीं हो गए हैं, मतलब वो इंसुलर तो नहीं हो गए हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है और उनको इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव अधिकार मिला हुआ आर्टिकल 311 से। Which amendment of the Constitution of India limits the number of ministers? ये क्वेश्चन अच्छा है। 91st अमेंडमेंट जब इंडिया की हुई थी उसके पहले ये नहीं था कि कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, तो बहुत जंबो कैबिनेट होता था। इन्होंने लिमिट कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कि 15% जो लोकसभा के जो मेंबर हैं, जैसे कि समझिए 550 रख लीजिए, तो उसका 15% आप निकाल सकते हैं, करीब 80 के आसपास, उससे अधिक नहीं होगा मिनिस्टर्स। तो ये एक लिमिट किया 91st अमेंडमेंट से। अब यहाँ पे बात है पब्लिक अकाउंट कमेटी की, PAC कहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट की कमेटी है। ये करती क्या है कि जो CAG की रिपोर्ट होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, वो PAC
उसको स्क्रूटनी करती है, उस पर विवेचना करती है और पार्लियामेंट में उस पर बहस करती है कि जो अकाउंट्स है वो ऑडिट के बाद कैसा दिखता है, जो जो पैसा है वो कैसे खर्च हो रहा है। तो एक तरह से जो है पब्लिक पर्स जो है उस पर इसकी नजर होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। इसमें लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। पीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के थ्रू, एक परंपरा के थ्रू अपोजिशन पार्टी के लीडर को रखा जाता है। तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। याद कर लीजिए, ये इसलिए मैंने टफ दिया है, किस तरह की याद करना मुश्किल था, लेकिन चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कमिटी है तो 22 मेंबर 15 7 क्यों नहीं याद कर सकते। हु अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। आर्टिकल 263 कहता है, आप पढ़ लीजिए, कि यदि प्रेसिडेंट को कभी लगे कि एक काउंसिल बनना चाहिए जो कि स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है, कुछ स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्प्यूट है, इन सब को दूर करने के लिए बातचीत के द्वारा तो एक इंटर स्टेट काउंसिल बन सकती है। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई गई है, शायद 90s में बनी है, उसकी एक परमानेंट सेक्रेटरीट है न्यू दिल्ली में। वो एक तरह से होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। तो वो आर्टिकल 263 के तहत जो है बनी है, और सब प्रेसिडेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट बना सकता है, तो इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इंटर स्टेट काउंसिल को। हु ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूटेड एन ओलिगार्ची? अच्छा, पिछला जो है इंटर स्टेट काउंसिल, उसका जो चेयरपर्सन होता है वो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर होगा। एक जोनल काउंसिल भी होती है, जिसमें कि जो हर जोन में बनाया गया, जैसे कि ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, उसमें उस जोन के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके मेंबर होते हैं, और होम मिनिस्टर जो है उसको चेयर करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ओलिगार्ची विद इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया? ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपने बुक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, जस्ट आपको बता दें कि आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ अपने एमए के स्टूडेंट के लिए, थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो उसमें उन्होंने जो है कई बार जिक्र किया है एक ओलिगार्ची की। ओलिगार्ची आपको पता है कि कुछ लोग जो बहुत पावरफुल होते हैं, वो जो शासन करते हैं उसको ओलिगार्च बोलते हैं। तो ओलिगार्ची, उन्होंने इसका एक मेटाफोर दिया है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जवाहरलाल नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आजाद, ये एक ओलिगार्च की तरह जो है बिहेव करते थे, मतलब वही रूल करते थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, इस बुक को भी याद रख सकते हैं आप। अब हम लोग आ गए हैं जून 2012, पेपर 3। शुरुआत होती है बाउंसर से, ऑर्बिट क्वेश्चन से। हु सेड द फॉलोइंग? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोर्न मोर इन फियर एंड ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन भी उसी टाइप का, फियर, भय, आशंका है, ट्रेपिडेशन, देन इन होप एंड इंस्पिरेशन। तो इस टाइप का जो सेंटेंस है, अभी तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है तो मेरे लिए तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो आपको ये ऑर्बिट लगेगा। ये पॉल ब्रास ने कहा है। ये सारे लोग जो हैं, मैरिन विनर, जैसे इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी इंडिया को कहा है कि इंडियन पॉलिटिक्स इज ए पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। केसी वेयर ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजाई फेडरल का है, मतलब आधा अधूरा फेडरलिज्म का है। आइवर जेनिंग्स ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी कुछ लिखा है। पॉल ब्रास की जो बुक है वो आप ये सबको याद कर लीजिए, ये सब पूछा जाता है, मैंने सब क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इथनिसिटी एंड नेशनलिज्म, देन प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, उस पर भी उन्होंने लिखा है। इंडियन पॉलिटिकल लाइफ लिखा है पॉल ब्रास, उन्होंने ये बात कही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सील्स लेजिस्लेशन फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड? मतलब ये कह रहा है कि कौन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है जो कुछ एक्ट को जुडिशियरी के चंगुल से बचाता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होने देता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर होने देता है। आपको पता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में ही ये बात लाई गई थी कि कुछ एक्ट को यदि हम 9th शेड्यूल में डाल दें, नया शेड्यूल क्रिएट किया गया, तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगी। ये नेहरू जी लेके आए थे। उसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो है एक्ट रख दिए गए थे, और ये कहा गया था कि इंडिया में सोशल जस्टिस के लिए जमींदारी प्रथा खत्म की गई है, और उसके लिए ये जरूरी है कि लैंड रिफॉर्म जो है उस पर कोर्ट की नजर ना पड़े उन एक्ट्स पे, ये कहते हुए कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को इंफ्रिंज करते हैं, इसलिए उसको जो है कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया फर्स्ट, और उसमें कहा गया कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट को डाल दिया जाएगा वो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। ये आर्टिकल जो है, ये बात कहने वाला आर्टिकल 31 बी था,
और इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 31 में ही राइट टू प्रॉपर्टी भी था, अब ध्यान रखिएगा। बाद में क्या हुआ कि जैसा होता है कि इस प्रोविजन का मिसयूज होने लगा। अब इसमें कई बार वो रिजर्वेशन, जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन हुआ, उन सबको भी ये शेड्यूल 9 में डालने लगे जो जो पॉलिटिकल लीडरशिप थे या गवर्नमेंट थे। तो उससे वो अब्यूज इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2010-11 के भी इस टाइप में उन्होंने ये कहा कि नथिंग डूइंग, अब आपका ये हम मानेंगे ही नहीं कि शेड्यूल 9 में आपने डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर, अब उसकी भी जुडिशियल रिव्यू होगी। तो आज के डेट में कोर्ट के अनुसार से ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। सो आर्टिकल 31 बी अब कोर्ट की नजर में कोई वैलिडिटी इसकी नहीं है। ये क्या कहता है आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वही बात की यदि शेड्यूल 9 में हम दे देंगे तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाओगे, ये आर्टिकल 31 बी कहता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर से बाउंसर, दो बाउंसर है रिपीट क्वेश्चन के। Which of the following amendment to the Indian Constitution has made right to education a fundamental right? ये क्वेश्चन चैलेंज किया गया होगा, ये से कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई, इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 86th अमेंडमेंट ने 2002 में राइट टू एजुकेशन जो है दिया था। बाद में लागू तो 2009 में हुई थी आरटी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ही हो गया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और बताएं कि 86th अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां ड्यूटी भी जोड़ा था। वो भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें पेरेंट की ड्यूटी थी कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन है। लेकिन आप जान लीजिए 86 अमेंडमेंट 2002 2009 में आरटी लागू होता है, 11 जो ड्यूटी है वो जोड़ा गया, सब बातें याद रख लीजिए। ये जो रीजन एजर्सन है ये भी मेरे अनुसार से प्रॉब्लमेटिक है, इसकी ऑफिशियल आंसर ए है। अब आप देखिए कि ए बनता है कि नहीं। एजर्सन जो है, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये एकदम ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कहा जाता है कि वो स्टेट का हेड एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉमिनल है, ट्यूटलर है, वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव नहीं है। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसके एडवाइस से प्रेसिडेंट बंधे होते हैं। सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद चूंकि बंधे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड होता है, इसलिए एक्चुअल जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, इट इज वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यह है कि ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी ट्रू है। लेकिन ये किस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ये नहीं कहता है अपने आप में कि वो रियल हेड नहीं है। बट एनीवे जी, इसको ए लिखा गया। आप इस पे और विवाद कर सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मेरे अनुसार से बी होना चाहिए, इनके अनुसार से ए है। ए और बी में ऑलवेज कंफ्यूजन मुझे रहता है एज फार यूजीसी नेट इज कंसर्न। 44 नंबर देखिए, ये बहुत आसान है, इसको आप इजी कैटेगरी में लीजिए। तो पहला इजी क्वेश्चन इस साइकिल में आपको मिल रहा है। मैचिंग गेम हम लोग खेलेंगे। इमरजेंस ऑफ मुस्लिम लीग जो बनी थी आपको पता है 1906 में बनी थी ढाका में। अधिकतर इसमें जो जमींदार जैसे जो मुस्लिम थे उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। तो ए का 2 और वाओ, इसी से आपका जो है ये काम बन गया। उसके बाद तो जस्ट आप मैच कर लीजिए। तो बी का 3 है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुई थी, जिसमें कि लखनऊ पैक्ट बहुत मजेदार है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में पैक्ट हो गया था। नरम गरम दल भी कांग्रेस के जो थे वो भी एक साथ हो गए थे, तो सब उस समय में बोन होमी हो गई थी। मतलब सबका एक अच्छा सा रिलेशन हो गया था, मुस्लिम लीग कांग्रेस के भी अंदर जो फैक्शन, और इसी के चलते गांधी जी को बहुत आसानी हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2-3 साल बाद चलाने में। नेहरू रिपोर्ट जो है, मोतीलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1928 में कांग्रेस लेकर के आई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो उनके बेटे थे वो उनके मेंबर सेक्रेटरी थे। उसमें 2 नेशन थ्योरी जो है इकबाल और जिन्ना इन सब ने जो मिलके दिया वो 1940 में आई थी। अब यहाँ पे देखिए वायलेट है मीडियम। In order to ensure free and fair election and to conduct all election to the पंचायत, the power is vested with। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कई लोग सोचते हैं कि वो सॉरी जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसका कोई स्टेट यूनिट है। आपको बिल्कुल ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने कई बार कहा है। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसकी कोई स्टेट में कोई ब्रांच नहीं होती है। तो यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायती राज के इलेक्शन के लिए बनाई गई है 73rd
जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके तहत। इसलिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है पंचायत इलेक्शन के लिए। दूसरा वायलेट क्वेश्चन देखिए, मीडियम लेवल का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये इमरजेंसी के रिगार्डिंग है। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड 1962, नेहरू जी ने डिक्लेयर किया जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, सही है। सेकेंड, जब इंडिया बांग्लादेश में जब इंटरफेयर कर मतलब एक तरह से इंटरवीन कर रहा था कह लीजिए, और उसे झगड़ा हो गया था पाकिस्तान से, तो उसकी जो इंडो पाक वॉर कह सकते हैं या बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर, तो उस समय में सेकेंड इमरजेंसी लगाई गई थी। ये दोनों इमरजेंसी चल ही रही थी कि थर्ड इमरजेंसी जो है 1975 में इंटरनल इमरजेंसी पहली बार जो है इंदिरा गांधी ने लगा दिया। और सेकेंड एंड थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वाज रिवोक्ड इन 1978। 1978 में नहीं हुआ था, 1977 में इमरजेंसी हटाई गई थी। अब ये सारे मतलब थर्ड तो जरूर हटाया गया था, अब चूंकि यहाँ पे थर्ड की बात आ रही है तो 1977 आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा करके इलेक्शन डिक्लेयर किया था, तो 78 तो बिल्कुल गलत है और एक ही आपको खोजना है, इसलिए गलत है। The power of Supreme Court of India to decide the dispute between center and the state fall under its। अब यहाँ देखिए ये पूछ रहा है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो झगड़ा होता है उसको सुलझाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो उसके किस तरह के पावर में आती है। सुप्रीम कोर्ट को तीन तरह की पावर है, किसी कोर्ट को तीन तरह की पावर होती है। एक जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो है जिसमें कि वही पहला कोर्ट है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो दो उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एक है आर्टिकल 32 के तहत जो गारंटी है फंडामेंटल राइट की, यदि वो इन्फ्रिंज होता है तो कोई भी सिटीजन जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है रिट पिटीशन फाइल करके। और दूसरी जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जो इसमें लिखी गई है कि यदि सेंटर स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाए, जो फेडरल जो झगड़ा इसको कह सकते हैं, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस दायर हो सकती है। ये दो के अलावा जो दूसरी जुरिडिक्शन है वो है अपीलेट जुरिडिक्शन, मतलब कि हाई कोर्ट से बोथ सिविल और जो क्रिमिनल केसेज यदि आप डिससेटिस्फाइड हैं कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पार्टी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो वो जो है अपीलेट जुरिडिक्शन है। क्योंकि उससे ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं इंडिया में, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। और थर्ड जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो केवल उसी को है, वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, जिसमें कि प्रेसिडेंट किसी लॉ के क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। ये शायद आर्टिकल 143 में है, चेक कर लीजिएगा। तो वो जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। तीन जुरिडिक्शन में से ना तो ये एडवाइजरी है ना ये अपीलेट है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ये वाली फेडरल नेचर का। दूसरी ओरिजिनल आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। Which one of the following is the most important characteristic of a parliamentary government? आपको पता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब है कि वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस पे जिंदा है। जिस दिन पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा देगी वो गिर जाएगा। पार्लियामेंट मींस लोअर हाउस। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अभी आपने देखा ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव है मतलब प्रेसिडेंट, वो उसको रिलेटिव ऑटोनॉमी है लेजिस्लेचर से। इंडिया में ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। जो लोअर हाउस है उसके लिए आप 100% गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। बजट पास कराना हो चाहे अपने को जिंदा रखना हो, आपको उसको फेथ लेकर के चलना है। यदि आप लेजिस्लेचर का फेथ लूज कर जाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये सबसे बड़ा जो फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप अंडर विच प्लान। ये एकदम रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन के तहत नहीं, ये 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन के बारे में एक बात याद कर लीजिए, गांधी जी ने कहा था कि इट इज लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक इशूड बाय ए फॉलिंग बैंक। मतलब पोस्ट डेटेड चेक, कोई मान लीजिए बैंक जो है वो दिवालिया हो रहा है और आपको वो दे कि 2 करोड़ रुपए आपको हम 5 साल बाद देंगे, एक पोस्ट डेटेड चेक दे, तो उसे क्या मतलब है। तो क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने ऐसा कहा था। ये जो है ये कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आई थी, उसके तहत जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया गया था। वावेल प्लान 1945 में आई थी, लॉर्ड पावेल जो उस समय वायसराय थे, ये सब कोशिश थी कि किस तरह से आजादी इंडिया को दी जाए। नेहरू रिपोर्ट आपने देखा 1928 में।
अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये मैंने अपने गाइड से ही कॉपी पेस्ट किया है, जिसमें कि सारी वो बातें हैं जो कि पूछी जाती है, जैसे उसके कितने मेंबर थे, कौन मेंबर थे, क्या ग्रुपिंग थी, कैसे किया था, ये सब पढ़ लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी। अब हम लोग पहुंच गए हैं दिसंबर 2012 के पेपर 2 पे। पहला ही क्वेश्चन जो है सुपर बाउंसर आर्बिट्ररी व्हेन वेयर द लोकसभा रूल्स अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अब ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी किस रूल के तहत बना था, किस साल में? अब ये 1989 में बना था, लेकिन ये है क्या ये जान लीजिए। चलिए तो याद कर लीजिएगा, यदि आगे आपको हेल्प हो जाए। स्टैंडिंग कमेटी कहते किसको है पार्लियामेंट का? स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो कि अ, हमेशा बनी रहती है, मतलब एक पूरे पार्लियामेंट सेशन में वो गिरती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हर साल रिकंस्टिट्यूट किया जाए, उसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। मतलब एक बार ऑर्डर इशू हो गई तो वो पूरे जब तक कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मतलब पार्लियामेंट जब तक वो है लोकसभा तब तक रहती है। तो इसमें स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली क्या होती है कि हर कमेटी को कुछ डिपार्टमेंट से एसोसिएट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होगी उसको कहेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। अब वो पूरे 5 साल तक जो है वो उसको पूरा लेखा जोखा रखेगी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, उसकी जो मैंडेट है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, वो कैसे गवर्नेंस कर रहा है, कैसे प्रोबिटी कर रहा है, फार्मर की कैसे हालत सुधार रहा है, क्या उसको करना चाहिए एंड ऑल, इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इन गवर्नेंस एंड ऑल। तो ये एक तरह का लेजिस्लेटिव ओवरसाइट या कंट्रोल हो जाता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ये मैकेनिज्म है स्टैंडिंग कमेटी की। ये 1989 से शुरू हुई। Which one of the following acts reports created the federal court in India? फेडरल कोर्ट आपको पता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, अभी फेडरल कोर्ट आपने देखा, अभी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की जब स्टेट और सेंटर के बीच में झगड़ा हो तो वो निपटाने के लिए लोग वहां जाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार जो है फेडरल कोर्ट की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि फेडरलिज्म की ही परिकल्पना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी। उसके बारे में फिर से एक बार रिप्रोड्यूस मैंने कर दिया है, पढ़ लीजिए। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि इट इंट्रोड्यूस डायरची इन सेंटर। आपने देखा था कि जो 1919 की रिफॉर्म थी मॉन्टेग चेसनफोर्ड, उसमें डायरची जो है वो प्रोविंस में लागू किया गया था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू डायरची को सेंटर में लागू किया गया और प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी गई, और वहां डायरची खत्म हो गई, क्योंकि जो ऑटोनॉमी ही हो गई तो वहां पे फिर डायरची को खत्म कर दिया गया, वो सेंटर में चला गया। अगेन एक टफ क्वेश्चन, हु प्रिफर्स टू कैरेक्टराइज द इंडियन फेडरलिज्म एज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म? ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी में भी इसको आप देख सकते हैं, वहां भी मैंने डिस्कस किया ऐसे कई ईडीएम या फ्रेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी के बारे में पॉलिटिकल थिंकर ने कहा है। उसमें से एक है कि जैसे मॉरिस जॉन्स ने अपने बुक में कहा है इंडियन फेडरलिज्म को एज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि सेंटर जो है वो एक तरह का सेठ जैसा है, उसके पास में सारे पावर है, उसके साथ पूरा पूंजी है, और जो स्टेट्स हैं वो वर्कर जैसे यहाँ पे हैं, गरीब हैं, और वो हमेशा बार्गेन करते रहते हैं सेंटर के साथ कि हमको दो, हमको दो, हमको ज्यादा दो, हमको ज्यादा दो। तो ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म एक नाम उन्होंने दिया। मॉरिस जॉन्स आपको पता है, उन्होंने कांग्रेस सिस्टम जो रजनी कोठारी ने कहा था उसको अपने बुक में उन्होंने कहा सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। इन्होंने काफी इंडियन पॉलिटी पर लिखा है। Which of the following statement are correct about Indian government? राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अब ऑफिशियल आंसर के अनुसार ये गलत है। वैसे मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे लगता है कि राज्यसभा जो है इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बनी है। हर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में बाई कैमरलिज्म जो है मस्ट है, क्योंकि एक जो हाउस होता है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्यों गलत है? क्या क्या लोकल वोट के चलते गलत है या इनका आंसर गलत है? आई डोंट नो। बाकी ये तीनों जो हैं ये सही स्टेटमेंट हैं। ए मेंबर ऑफ राज्यसभा मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज इलेक्टेड, वहां का वो रेजिडेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ए स्टेट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। राज्यसभा में मतलब इट्स अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे कि हर स्टेट चाहे छोटा हो बड़ा हो उसको सेम नंबर ऑफ सीनेटर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग है। यहाँ पे पॉपुलेशन के अनुसार जो है राज्यसभा में सीट है। द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज सेम एज दैट ऑफ ए सीनेटर ऑफ यूएस, मतलब 6 साल। तो सही है। तो मेरे अनुसार से तो ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो इसलिए आप इसको क्वेश्चन मार्क है, इसको आप और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब हम लोग पहुंच गए हैं दिसंबर 2012, पेपर 3। We are under the constitution, but the constitution is what the judges say it is. This thought that constitution वही है जो जजेज या जो जुडिशियल एक्सपर्ट कहते हैं, ये मैटर है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक टेक्स्ट है, किताब है, लेकिन उसके जो मायने हैं वो जो जजेस कहते हैं, लॉयर उनको समझाते हैं, और जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होता है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इंटरप्रेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सो इंडिया एंड अमेरिका इसमें आता है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उस तरह की जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो इसलिए 1 और 2 जो है, इंडिया ने बेसिकली जुडिशियल रिव्यू जो है अमेरिका से ही लिया है, यूएस से। 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरेटिव स्टडी है। जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे पहला है कि स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ए लॉ पास्ड बाय फेडरल लेजिस्लेचर। बेसिकली स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल आपका समझ लीजिए उसकी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बेसिकली जैसे इंडिया में होती है कि यदि फेडरल लेजिस्लेचर जो लोकसभा, राज्यसभा है, पार्लियामेंट, यदि वो कोई एक्ट पास करती है और यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी जुडिशियल रिव्यू से नहीं स्टैब्लिश होती है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन ऐसी जो है जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक बार वहां पे यदि एक्ट पार्लियामेंट ने बना दी, जो फेडरल पार्लियामेंट है, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। तो ये जो है हैज द पावर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी इज बैंड इन यूएसए, ये सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां बैंड है। वैसे इस पे कभी इसको लागू नहीं किया गया, बस कानून में है कि बैन है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को एक्चुअली जो है कभी बैन नहीं किया, क्योंकि कोई वहां बहुत कम्युनिस्ट पार्टी के दखल है भी नहीं। लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। The Constitution of India on the date of its commencement did have a provision that the advice of Council of Minister would be binding on the President. ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय, ये आर्टिकल 74 की बात है, तो उसमें ये था कि उसमें बाइंडिंग नहीं था। बाद में ये बाइंडिंग कर दिया गया। ये जो है बाद में इंदिरा गांधी ने जब 42nd अमेंडमेंट लाया था, तो उससे एक तरह का बाइंडिंग कर दिया था। उस समय केवल ये था कि there will be a council of ministers headed by prime minister to aid and advise the president in his executive decision and all। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और टोरीज जो है उसको वहां कंजर्वेटिव कहा था, ये सही है। तो आप देखें गलत कौन कौन है, 1 and 3। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। यहां मैंने जो है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के 2 यूनिक फीचर दिए हैं। एक कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है। यही हालत जो है एक तरह से ब्रिटेन में भी है, यूनाइटेड किंगडम में, वहां भी जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट जो है सॉवरेन एंड सुप्रीम है। और दूसरी एक यूनिक फीचर है वहां के डेमोक्रेसी का, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि स्विस जो सिटीजन है वो डिमांड कर सकते हैं अमेंडमेंट। वो रेफरेंडा करके, वो पिटिशन दे करके वो कह सकते हैं कि अमेंडमेंट करो, जो इंडिया में नहीं है। उनको जो है रिकॉल और इन सब का भी पावर है, रेफरेंडम, मतलब वहां पे एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो रूसो का याद कीजिए, उस टाइप की कहीं ना कहीं वहां पे है स्विस फेडरेशन में, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रियम्बल, इंडिया का आपको पता है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो एक तरह से उसकी आत्मा जैसी है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्राइंस द आइडियाज आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। वो कहां से आए हैं? तो आपको पता है कि ये इतना आसान क्वेश्चन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये नारा किसका था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। Which of the following article, 33 नंबर में पढ़ रहा हूं, which of the following article were not part of the original constitution of India? इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन से आर्टिकल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बाद में लाए गए हैं। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 51A जो है, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया। उसी तरह से 44th अमेंडमेंट जो था, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया फंडामेंटल राइट के लिस्ट से, और उसको ले गए सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में,
और वो आर्टिकल 300A बना। इसलिए ये दोनों जो हैं 2 and 4। बाकी ये दोनों, अब आर्टिकल 52A मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। मुझे 52 तो मिला जो प्रेसिडेंट के बारे में, 52A क्या था आप चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, ये सब शुरू से है। अब यहां पूछा जा रहा है 32 नंबर में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितने जो मेंबर हैं वो प्रपोजर चाहिए। आपको होता है ना कि इतने लोकसभा या पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो होती है प्रेसिडेंट के, उसमें से कुछ मेंबर को प्रपोज करना पड़ेगा कैंडिडेट का नेम, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है। कितने हैं वो 50 हैं। जस्ट याद कर लीजिए। Who among the following former president of India kept the Indian Post Office Amendment Bill pending? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस मायने में है कि इंडियन प्रेसिडेंट को कुछ वीटो पावर है। वैसे तो जो बिल यदि पार्लियामेंट से एक बार पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास में कोई ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है, एक बार वो लौटा सकते हैं, फिर यदि दूसरी बार जाए तो उनको करना पड़ता है। लेकिन एक उसमें बड़ा मजेदार वीटो पावर है, उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। उसमें यह है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट कब साइन करेगा पार्लियामेंट से पास्ड बिल को। तो वो चाहे तो अपने टेबल पे अनंत काल तक कर लिए छोड़ दे, एक तरह सड़ा दे। तो वही ज्ञानी जैल सिंह ने किया। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल शायद 1987 में आया था, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें यह था कि सिक्योरिटी रीजन से किसी भी लेटर को, लिफाफे को खोल के गवर्नमेंट पढ़ सकती है। उसको उन्होंने जो है सड़ा दिया था अपने पॉकेट वीटो का यूज करते हुए, ज्ञानी जैल सिंह। काफी उनका रिलेशन टेंस्ड हुआ था उसके पहले भी उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर से। Which of the following article of the Constitution of India has ensured through legislation that the participation of worker in management? आपको पता है कि डीपीएसपी में बहुत फार रीचिंग जो राइट जो है, अधिकार, वो इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं। लेकिन वो अधिकार जो है आप कोर्ट में वो उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो जस्टिसिएबल नहीं है, या आप कोर्ट से आप उसको नहीं ले सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट के तहत। उसमें से एक है आर्टिकल 43A, जो कहता है कि वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी फैक्ट्री में जो वर्कर हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, वो मैनेजमेंट के पार्ट बन जाएंगे, शेयर होल्डर होंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो बोर्ड में रख सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो होती है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, उसमें वर्कर का भी दखल होगा। वैसे ये कहाँ इंप्लीमेंट इस टाइप की हो पाई है। अब यहाँ पे जितने हैं बाकी भी मैंने दे दिया। आर्टिकल 42 जो है ये ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है। आर्टिकल 43 जो है वो ये एक तरह से वर्कर को जो लिविंग वेज देने की है। कंडीशन ऑफ वर्क जो है डिसेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फुल एंजॉयमेंट, लीजर, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी एंड ब्ला ब्ला, सारे वर्क से रिलेटेड एक वर्कर को क्या राइट्स मिलेंगे। आर्टिकल 49 जो है, 49A यहाँ लिखा, अगेन आप खोज लीजिएगा। 49 जो है, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ये सब आपको डीपीएसपी जो है याद रखने चाहिए। मतलब कई बार पूछा जाता है, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड किसमें है, जैसे राइट टू लिविंग वेजेस किसमें है, राइट टू वर्कर्स पार्टिसिपेशन किसमें है, लाइक दैट। इस तरह के डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं वो मैंने अपने गाइड में भी दिया, उसको याद कर लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग टर्म आर्टिकल 356 एज सेफ्टी वॉल? ऐसे क्वेश्चन इसलिए आसान है कि ये एक बहुत फेमस ये एनिक्डोट है कि ये अंबेडकर जी ने कहा था। सेफ्टी वाल्व, मतलब आर्टिकल 356 सेफ्टी वाल्व का क्या मतलब हुआ कि एक तरह का जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर में जो प्रेशर बिल्ट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये निकालने का जो है काम आर्टिकल 356 करता है। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 356 को ये भी कहा था कि ये रेयरली यूज होगा। सच आर्टिकल विल नेवर बी कॉल्ड इनटू ऑपरेशन एंड दैट दे वुड रिमेन ए डेड लेटर। तो ये भी उन्होंने कहा था कि ये यूज नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी काफी लोगों को आशंका थी कि आर्टिकल 356 का मिसयूज हो सकता है। आर्टिकल 356 क्या है कि सेंटर जो है स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है इस बेसिस पे कि वहां पे जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चलाया सकता है, गवर्नर के रिपोर्ट पे। और इसका ब्लैटेंट मिसयूज हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में रूल की है उसने किया इसको, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन नहीं किया। एसआर बोमई केस 1994 में,
उसके बाद से उसका अब्यूज कम हो गया है, लेकिन अब्यूज अभी भी होने का पूरा पूरा चांस रहता है। तो उसके बारे में जो है अंबेडकर जी ने ये बातें कही, और ये भी जो है अंबेडकर जी ने सेफ्टी वाल्व की बात कही। वैसे मैं इसको मेमोरी से बोल रहा हूँ, ये वाली बात की सेफ्टी वाल्व कही, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने कहा था। लेकिन ये जो है डेफिनेटिव कि इसको डेड लेटर कहा था कि ये आर्टिकल कभी यूज होगा नहीं, लेकिन वो ही वॉज रॉन्ग, इसको यूज ही नहीं किया गया, मोर देन 100 टाइम्स यूज किया गया। मोस्ट मिस यूज आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 356। अब आइए जून 2013 पेपर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट, और ये भी ध्यान रखिए, पहले आप इसको देखिए तो 2 या 3 जो है नॉट करेक्ट है, इसका मतलब या तो 1 या 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है। As per the provision of the Constitution, the Council of Ministers is both collectively and individually responsible। लोकसभा, ये एकदम बिल्कुल ट्रू है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। इसका मायने क्या होता है आप समझिए। मायने ये होता है कि वन फॉर ऑल फॉर वन, ये बेसिकली है। मतलब जो कैबिनेट का डिसीजन है उसके लिए आप इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप मेंबर हो कैबिनेट के, और कलेक्टिव एज ए बॉडी भी आप रिस्पॉन्सिबल हो उस डिसीजन के लिए। A motion expressing lack of confidence in an individual minister is not admissible। ऐसा नहीं होता है, ये जो है ट्रू है। मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाते हैं, पूरे कैबिनेट के लिए लाते हैं। ए नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट द ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड। यहां पे मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं अपने को कि ये जो है इसको चेक कर लीजिएगा कि इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है कि नहीं। इस क्वेश्चन के अनुसार लाया जा सकता है, क्योंकि दो मिनिमम जो है वो इनकरेक्ट होने चाहिए, और यहाँ पे ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास तो गवर्नमेंट फेल कर जाती है, मतलब गिर जाती है, बाउंड टू रिजाइन। तो ऐसे में, और ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट द ग्राउंड, ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है यहाँ इंडिया में, तो इसलिए ये तो इनकरेक्ट है। तो इसके अलावा ये जरूर ही इनकरेक्ट होना चाहिए। अब इसलिए 2 और 3 यहाँ पे जो है सही है। आप ऑफिशियल आंसर इसको चेक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इंडिविजुअल मेंबर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है क्या, कि एक कलेक्टिव कैबिनेट के अगेंस्ट लाया जा सकता है, इसको नेट से चेक कर लीजिएगा। द प्रेसिडेंट कैन मेक ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब ये क्वेश्चन जो है एक बहुत ही अब मतलब ऑब्सलीट क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर रहा नहीं। उस समय में ये था कि चूंकि जम्मू कश्मीर पे सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के लागू कुछ होते नहीं थे, इसलिए ये था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक कॉमन सेंस से भी आप इसको पिक कर सकते हैं, कॉमन सेंस क्वेश्चन, लेकिन अब इसका कोई मीनिंग रहा नहीं, उस समय में था। अब हम लोग पहुंच गए हैं जून 2013 के पेपर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। अब देखिए, स्टेट हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन है। इट कैन हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, अपीलेट है सेकेंड लेवल का, जितने लोअर कोर्ट से जो अपील होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट की अपील जो सुप्रीम कोर्ट में। इट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 226। 226 के तहत जो है इनको भी रिट पिटीशन लेने का और रिट इशू करने का अधिकार है, पांचों रिट। इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट। नो, ये फेडरल नेचर का है, दो स्टेट के बीच का झगड़ा केवल जो है जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो ये आपको मिल गया, इसलिए चौथा राइट होगा ही, करेक्ट होगा। इट एक्सरसाइजेज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट्स, सही है। हु अमंग द फॉलोइंग had favored पंचायती राज सिस्टम by giving the following statement in Indian Constitutional Assembly, ब्ला ब्ला पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये कहता है कि कौन मेंबर थे जिन्होंने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पंचायती राज व्यवस्था पर बेस्ड बनाने की बात की थी। मैं अभी ग्रैनविल ऑस्टिन को पढ़ रहा हूं, उसमें पूरा एक चैप्टर है इस पे कि कैसे गांधीयन जो थॉट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसको एक तरह से डस्टबिन में फेंक दिया गया, जो ओलिगार्ची थी, नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद का। बेसिकली गांधी जी जो है वो अपना जो ग्राम स्वराज का उनका कॉन्सेप्ट था, और जो हिंद स्वराज का, उसके बेसिस पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि पंचायत जो है वहां पे वो बेसिक लेवल का गवर्नमेंट हो, और वहीं पे केवल डायरेक्ट इलेक्शन हो, मतलब पंचायत के मेंबर को जो है वो एडल्ट सफरेज से हो। उसके ऊपर सारा जो टीयर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो, जो पंचायत के मेंबर होंगे
वो चुनेंगे सरपंच को, जो सरपंच होंगे पंचायत के वो चुनेंगे तालुका पंचायत के मेंबर्स को, तालुका पंचायत के जो मेंबर्स होंगे वो चुनेंगे, जिला पंचायत के मेंबर को जिला पंचायत के मेंबर चुनेंगे, स्टेट प्रोविंस के मेंबर को वो वहां शासन करेंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और वो चुनेंगे सारे प्रोविंस के जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, और उस तरह से। और जो पंचायत है वो एक सेल्फ सफिशिएंट गवर्नमेंट यूनिट होगी, अभी जैसा नहीं है। उसके अंडर में ही वहां के पुलिस होगी, टैक्सेशन होगी, और पूरा कंट्रोल होगा पटवारी से लेकर के चौकीदार का। तो ये जो है, और वो हिरार्किकल नहीं होगी, मतलब कि ओसनिक सर्कल वाली। ये जो कॉन्सेप्ट था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम, मतलब विलेज बेस्ड, ग्राम पंचायत बेस्ड, इनडायरेक्ट, मतलब कि केवल डायरेक्ट इलेक्शन ग्राम पंचायत में, और टोटली डिसेंट्रलाइज हो, इसको जो है नहीं माना गया। और अल्टीमेटली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हाईली सेंट्रलाइज्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसा बना। बाद में जो पंचायती राज लाया भी गया 73rd 74th अमेंडमेंट से, वो एक्चुअली वो इसेंस नहीं था जो गांधी जी का था। ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन था एक तरह का, विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये कोई ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को नहीं ले जाया गया, क्योंकि अभी भी उनके हाथ में कुछ है नहीं पंचायत के। तो एक गांधीयन थे, अनंथा अनंथा सैनम एंगर, मिस्टर एंगर कह लीजिए। ये गांधीयन थे, और ऐसे कई गांधीयन जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, लेकिन इन्होंने एक मिस्टर अग्रवाल भी थे, इन्होंने बहुत वोसिफरसली जो है गांधीयन आइडिया ऑफ ग्राम पंचायत बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन की वकालत की थी इन शब्दों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत मुश्किल पकड़ना। एक एक साइकिल और मैंने इसलिए लिया है कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने सितंबर 2013 के भी पेपर 2 को लिया है और पेपर 3 को, तो कुछ और क्वेश्चन मिल जाएंगे। सितंबर में भी उस साल में एग्जाम हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर्स ऑफ इंडिया एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखिए, सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट नहीं है कॉमन। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी दोनों में कॉमन नहीं है, ब्रिटेन में यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो बाकी तो आप देख सकते हैं, दो सही होना ही होना है। तो आगे आप नहीं भी यदि आप पढ़ेंगे ना, तो 3 और 4 जो है वो सही होगा, बाई कैमरलिज्म और प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। तो 3 और 4। इसीलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं। ये सब नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, आई एम श्योर, लेकिन ये नाम आपने बहुत सुना होगा, जेपी, जयप्रकाश नारायण। और आपको ये भी लगता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए यही है, ये नहीं है मेंबर। द ड्राफ्टिंग कमिटी, जो एक्चुअली जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, जिसके BN राव, जिसके एक तरह से ड्राफ्टर थे, कह लीजिए मेंबर सेक्रेटरी, तो वो जिसके चेयरमैन जो है अंबेडकर थे, उसमें से एक मेंबर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि गवर्नर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट विल बी एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बाद में उनकी आशंका सही भी साबित हुई। एक तरह से इस पे काफी डिस्प्यूट होता भी है। सरकारिया कमीशन से लेके MM पुंछी कमीशन, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बनाई गई, वो गवर्नर के रोल पे काफी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। तो ये यहाँ इसका ऑफिशियल आंसर है TT कृष्णमाचारी, और नेट पे भी मैंने पढ़ा कि ये TT कृष्णमाचारी ने ऐसा कहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेट पे जब मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मिस्टर कृष्णमाचारी मेंबर थे, तो ये कहीं ठीक से मिला नहीं मुझे 5-7 मिनट में। उसके मेंबर मैंने यहाँ लिख दिया है, इसमें कहीं पे कृष्णमाचारी नहीं है, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि देख लीजिए कि ये कब उसके मेंबर बने, क्योंकि मेंबर तो इसके साथ ही थे। क्या 8वें मेंबर ये बने थे? ये एक चेक कर लीजिए। अब हम लोग जो है लास्ट जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, सितंबर 2013 का पेपर 3 डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली जो है एक रिलीजियस जो पेडागॉगी है, या रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एजुकेशन, उसके बारे में है। देखिए, रिलीजियस एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट एजुकेशन, ऐसा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाए, लेकिन प्राइवेट में दिया जा सकता है। कोई मान लीजिए मिशनरी स्कूल है, तो वहां पे ईसा मसीह के बारे में गीत गाया जा सकता है। वो कोई यदि मुस्लिम सपोर्टेड माइनॉरिटी है, तो वहां कुरान के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना, यदि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें स्टूडेंट को फोर्स आप नहीं कर सकते कि आप उसे पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि इन प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस इज कंपलसरी इन रिलीजियस एजुकेशन। नो, ये रॉन्ग है, नहीं है प्रेजेंस कंपलसरी।
प्रेजेंस इज कंपल्सरी। इन प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस इज नॉट कंपल्सरी, ये बिल्कुल सही है, नहीं है कंपल्सरी। और रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी इम्पार्टेड इन प्राइवेट, नहीं किया जा सकता है, आप कीजिए प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो, लेकिन आप उसमें फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का। तो इस पे ये भी रॉन्ग है, तो एक ही सही है, वो बी है। ट्रिकी लेकिन आसान मेरे हिसाब से। रीजन एजर्सन देखिए, ये हमने अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किया ऑल इंडिया सर्विस और ये कैसे फेडरलिज्म को अफेक्ट करता है। The All India Service do not violate the federal principle of the Constitution as well as the autonomy of the state. ये तो एक विशफुल थिंकिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के अनुसार से ये सही भी है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो कैडर कंट्रोलिंग उसके सेंटर होते हैं, वो सेंटर के ऑफिसर होते हैं, लेकिन लगभग अपना 80% 70% वो स्टेट में ही काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये फेडरल प्रिंसिपल को नहीं हार्म करता है और ये ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को नहीं हार्म करता है। ये एक विशफुल थिंकिंग है, चलिए इसको हम लोग आइडियली ट्रू मान लेते हैं, वैसे आइडियली ट्रू है नहीं, करता है। The all India service officers are governed by the central government rules and state government do not have full control, ये भी सही है, वही तो प्रॉब्लम है। अब ये जो है मेरे अनुसार से ये जो है इसका बी होना चाहिए, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, शायद इसका आंसर जो है ए है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ये दोनों ट्रू है, ये इसको कोई खास एक्सप्लेन नहीं करता है। यदि नहीं फुल कंट्रोल है तो ये कैसे ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को हार्म नहीं करता है, या कैसे ये फेडरलिज्म पे क्वेश्चन मार्क नहीं करता है, ये बड़ा, ये कैसे उसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए बी होना चाहिए। लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर चेक कर लीजिएगा, मेमोरी से कह रहा हूँ, शायद ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, जब इसको पढ़ेंगे ना, तो मैं टाइम बचा रहा हूं, तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ये फंडामेंटल राइट है, आपको इसमें से ये चुनना है कि जो फंडामेंटल राइट है वो डीपीएसपी थोड़ी है, बाकी सब डीपीएसपी है, पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ द बजट। बजट जो पास होती है ना, वो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले जो है डिमांड फॉर ग्रांट, हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपना बजट के लिए डिमांड देती है, उसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। उस पर जनरल डिस्कशन होती है, फर्स्ट ये होता है। फिर उस डिमांड ऑफ ग्रांट पे वोटिंग होती है। फिर थर्ड जो है अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल ये है कि सरकार के खजाने से पैसा निकालने का अधिकार पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को देती है। और चौथा जो है वो फाइनेंस बिल पास होती है, जिसमें कि टैक्सेशन का प्रोविजन होता है कि पैसा आएगा कहां से। खर्चा तो अप्रोप्रिएशन बिल से हुआ, रेवेन्यू फाइनेंस बिल से आती है, और डिमांड फॉर ग्रांट जनरल डिस्कशन होकर के वोटिंग होती है। अब आप मैच कर लीजिए इसको। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कौन बोलेगा ट्रू नहीं है, सही है। अंडर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट इज ओनली ए नॉमिनल हेड, सही है। लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन करता है, चेक कर लीजिए, इसका ऑफिशियल आंसर है ए। बी भी हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। मनी बिल ओरिजिनेट ओनली इन द लोअर हाउस पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, ये रूल है। आर्टिकल 109, 10 इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, मनी बिल से रिलेटेड है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी, कौन बोलेगा नहीं, ट्रू है। लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन करता है, ऑफिशियल आंसर के अनुसार यस, मेरे अनुसार से बी भी क्यों नहीं हो सकता है, जस्ट मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, चेक कर लीजिए, मतलब अपनी आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लीजिए। और फिर मैं बोलूंगा कि ए और बी में इतना कंफ्यूजन है यूजीसी नेट में, बी वेरी वेरी कॉशियस। और यदि आप कंफ्यूज कर रहे हैं ए और बी में कौन होगा, गो विथ ए, क्योंकि अधिकतर मैंने ऑफिशियल आंसर देखा है कि बी के बजाय ए को सही रखा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज एन एक्सक्लूसिव कमिटी ऑफ राज्यसभा, मतलब इसमें सारे मेंबर राज्यसभा के होते हैं। अब ये टफ है मेरे अनुसार से, तो इसको हम रेड भी कर सकते थे। इसको छोड़ के कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये तीनों में केवल राज्यसभा के होते हैं, तो आप चुन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए मैक्सिमम कितना हो सकते हैं किसी भी स्टेट में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये 60 और 500 के बीच में हो सकते हैं, आर्टिकल 170 कहता है। 500 नॉट मोर देन 500, नॉट लेस देन 60, तो ये जो है मैक्सिमम यहाँ पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे आपको आर्टिकल 171 भी जानना चाहिए, कई कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें एमएलसी, एमएलसी क्या हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, केवल 5 या 6 स्टेट में, तेलंगाना बनने के बाद 6 स्टेट हो गया आंध्र प्रदेश टूट करके, तो उसमें
जो है एमएल बिहार में भी है, एमएलसी भी है, मतलब दो बाई कैमेरलिज्म है जैसे सेंटर में है। उसमें जो एमएलसी की जो नंबर है वो 171 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो है वो 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ एमएलए होंगे। मान लीजिए कि एमएलए यदि 300 है तो मैक्सिमम कितना होगा, 100 एमएलसी होंगे, और मिनिमम कितना होगा, 40। तो 40 और 100 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। ये है आर्टिकल 171। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस है उस किस आर्टिकल में है। अब ये तो याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आर्टिकल 335 में है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। यदि डियर स्टूडेंट देखें कि एनालिसिस की जितनी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, करीब 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, उसमें से इजी 16 है, मीडियम 18 है और डिफिकल्ट 15। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से यदि आप देखेंगे तो 34 आउट ऑफ 49, जो करीब 70% होता है, वो इजी टू मीडियम है। आपने देखा अभी तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही रेशियो था, आईआर में भी यही रेशियो था। ये क्या इंडिकेट करता है? मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ भी दें तो आप यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए बी कॉन्फिडेंट, खुशी खुशी पढ़िए और क्रैक कीजिए यूजीसी नेट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इन सब मेथड से जुड़ें और सेफ रहें। और जल्द ही हम लोग जो है पार्ट 2 को खत्म करेंगे इसी वीकेंड में, संडे के पहले, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी, और फिर नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे पार्ट 3। सो be in touch with this channel for the fascinating discussion on past year paper of UGC NET in multiple parts, part 3 फिर part 4, और part 4 के साथ ही हम लोग इसको खत्म कर देंगे।